हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। एक्सपेरिमेंटली उसको हमने कैसे लेके आए चार्जेस को। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोस्कोप क्लियर किया था और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को क्लियर किया, क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, कैसे बनती है और उसका मीनिंग क्या है। अभी तक हम ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि अगर कोई दो बॉडी को जब हम रब करते हैं, जैसे स्केल को हमने हमारे हेयर्स के साथ रब किया तो वो लाइट पार्टिकल्स को या लाइट पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसके अंदर रब करने पर ऐसा प्रॉपर्टी जो आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई वो हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसके लिए जब मॉडर्न फिजिक्स आया, जब हमें जो हमारे मटेरियल है वो किससे बने होते हैं, एक एटम से बने होते हैं, वो हमने क्लियर किया। एटम किससे बना होता है वो हमने क्लियर किया। उसके बाद में हम फाइनली ये जान पाए कि जब हम रब करते हैं तो कोई भी बॉडी कैसे चार्ज्ड हो जाती है। तो आइए इसको हम क्लियर करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग ये कि बॉडी को जो हम रब कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ गई है, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, उसको किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने की कैरेक्टरिस्टिक आ गई है। तो ये जो प्रोसेस होती है रब करने पर, जो चार्ज करने की प्रोसेस होती है किसी भी बॉडी को, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एक बार फिर से इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, दो बॉडी को रब करते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ओके, उसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि वो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये जो रब करने की प्रोसेस है और जो चार्ज करने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। ये इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है ये इस पूरी थ्योरी में क्लियर हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट को हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें बताया गया कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे आपका ग्लास हो, चाहे सिल्क हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे रबर हो, सभी एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटम। ओके, अब इस एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, कि इसके सेंटर में जो होता है वो होता है कौन, न्यूक्लियस। जो सेंटर पार्ट होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें छोटे छोटे से पार्टिकल रहते हैं, कौन से, प्रोटॉन्स। ओके, और इसके अराउंड ऑर्बिट्स बने हुए रहते हैं, जिसमें कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जिन पर जो चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो एटम क्या है, कोई भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये बोर्ड हो, ये पेन हो, ये प्लास्टिक हो, रबर हो, आयरन हो, कोई सा भी मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ओके, अब इस एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इस एटम के अंदर जो होता है, एटम किससे बना होता है, तो एटम जो रहता है इसका सेंटर पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, और इसके अराउंड जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते हैं, जैसे सन के अराउंड अर्थ और सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे कैसे न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज जो रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, 2, 4 और 6। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। तो कंसीडर कर ले प्रोटॉन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 प्रोटॉन्स पर कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, +6 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि 6 है। तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। कोई भी बॉडी है
जैसे ये पेन है, इसमें मिलियन मिलियन एटम्स हैं, हर एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। उसके अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने के उतने ही उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो ये एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर देते हैं और आपका एटम जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, दे आर इक्वल इन नंबर्स, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है। तो मैंने बताया था ग्लास की रॉड है, ये क्या है, ग्लास है, और एक यहाँ पर क्या है हमारा सिल्क है, ये सिल्क हमने ले लिया। ओके, मैंने बताया था ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, सिल्क के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसे आता है उसको हम क्लियर करते हैं। तो ग्लास भी किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम एटम कहते हैं। सिल्क भी किससे बना हुआ है, यही पार्टिकल्स जिनको हम एटम कहते हैं। तो ग्लास का मैं एक एटम ले लेता हूं, ये कंसिडर कर लेता हूं कि एटम का न्यूक्लियस है, जिस पर कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं, और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी कितने हैं, 4 हैं। नेट चार्ज कितना, इसका नेट चार्ज 0। ऐसे कैसे सिल्क में भी, सिल्क में कंसिडर कर लीजिए कि उसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने हैं, 5 हैं। नेट चार्ज कितना, 0, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। अगर इस सिल्क को मैं लेके जाऊंगा कहीं पर तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, 0 है। ऐसे कैसे ग्लास की रॉड को किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाऊंगा तो किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, 0। अब क्या होता है कि जैसे ही हम ग्लास को क्या करते हैं, इस सिल्क के साथ रब करते हैं, तो देखिए क्या होता है। अब हमें पता है कि एटम है, ये एटम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में से ऑर्बिट बने हुए रहते हैं जिन पे क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम पढ़ चुके हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट ये जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है बहुत पास में है, तो ज्यादा फोर्स से इसको पकड़ के रखा है। अब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इस प्लस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चले जाती है। तो हम देखते हैं कि इसके आउटर ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पर यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बस सिंगल ऑर्बिट लिया है। अब क्या होता है कि अगर इन और इलेक्ट्रॉन्स को जो घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एनर्जी देते हैं तो ये घूमते घूमते क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कैसे, तो ये जैसा इलेक्ट्रॉन है, इसको ये घूम रहा है इस टाइप से, ये घूम रहा है। अब इसको मैंने एनर्जी दे दी, कोई सी भी एनर्जी दे दो, थर्मल एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दो, तो ये से घूमते घूमते अपने ऑर्बिट को बड़ा करते करते ये क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ग्लास को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं, हमें पता है कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो उसमें क्या जाती है, थर्मल एनर्जी, वो गर्म हो जाते हैं। तो ग्लास को जब हम सिल्क के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास कम बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ कम एनर्जी के साथ बाइंडेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो जैसे हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होता है कि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें से निकलकर ये किसमें चले जाते हैं, सिल्क में चले जाते हैं। ये सिल्क में चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि ग्लास के इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से बाइंडेड हैं, बंधे हुए हैं, और सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी के साथ बाइंडेड हैं, बंधे हुए हैं।
सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस ने अच्छे से पकड़ के रखा है। फ्रिक्शन करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता नहीं, वो इसमें से इसमें नहीं जाते हैं। बट जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हम रब करते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, तो वो कम बाइंडिंग एनर्जी के साथ बंधे हुए रहते हैं, तो वो इजीली ग्लास से सिल्क के अंदर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर सिल्क की बाइंडिंग एनर्जी कम होती इलेक्ट्रॉन्स की और ग्लास की ज्यादा होती, ग्लास ज्यादा जोर से पकड़े हुए रहता, ये कम जोर से पकड़े हुए रहता, तो सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल कर किसमें आ जाते, ग्लास में आ जाते हैं। बट जब हम रब करते हैं तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन कमजोर होने के कारण क्या हो जाते हैं, यहां से निकल कर किसमें चले जाते हैं, सिल्क में चले जाते हैं। अब इनका देखिए क्या होता है, पहले कितने थे, पहले 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 4 नेगेटिव चार्ज थे, नेट चार्ज कितना था, 0 था। अब क्या हुआ कि 4 पॉजिटिव हो गए और ओनली 2 नेगेटिव हो गए, तो नेट चार्ज कितना हुआ, +2। मीन्स ग्लास पर नेट चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। वहीं पर इसमें पहले सिल्क में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 थे, 5 पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 थे, नेट चार्ज कितना, 0। बट बाद में क्या हुआ कि पहले 5 पॉजिटिव थे, पहले 5 पॉजिटिव थे और बाद में इसमें से 2 इसमें आ गए, तो कितने हो गए, 7 नेगेटिव। तो नेट चार्ज कितना हो गया, -2 नेगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, तो देखिए जब हमने सिल्क को ग्लास के साथ रब नहीं किया था तो दोनों क्या थे, दोनों पर नेट चार्ज क्या था, 0 था, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। बट जैसे ही हमने एक दूसरे को रब किया, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में चले गए, जहां से निकलकर गए वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन्स गए वहां पर नेगेटिव ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस टाइप से दोनों बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विद फ्रिक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्रिक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, हेंस नेट चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडीज। इसलिए नेट चार्ज दोनों बॉडी में आ जाता है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप पॉजिटिव चार्ज, जिनमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसमें से निकल के गए हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वाइल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाते हैं उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, पॉजिट्रॉन नहीं जा सकते, प्रोटॉन्स नहीं जा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां नहीं जा सकते, यहां से यहां नहीं आ सकते, ओनली ट्रांसफर होता है तो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 1837 टाइम्स क्या होता है, हेवियर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो आपका जो प्रोटॉन है वो 1837 किलो का है। प्रोटॉन बहुत भारी होने के कारण इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एक बात आप से जान लीजिए, ओनली ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बहुत ही लाइट पार्टिकल है। ओके, ट्रांसफरिंग लाइटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चले जाते हैं। Therefore, for electrification of matter, only electrons are responsible. तो किसी भी बॉडी की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, बहुत भारी हैं। ओके, बहुत हेवी है, इसके कारण उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये था पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। कोई भी एटम है, कोई भी अगर मटेरियल है, जैसे ग्लास, सिल्क, रबर, ठीक है, सब का सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने थे, जिनको एटम कहते हैं। और एटम भी
जो रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है क्योंकि इस पे प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो नेट चार्ज एटम पे क्या होता है, जीरो होता है। अगर एक एटम पर नेट चार्ज जीरो है तो पूरी बॉडी पर भी नेट चार्ज क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि पूरी बॉडी एटम से ही मिलकर बनी हुई है। ओके, दे आर इक्वल इन नंबर्स, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, जब हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन करते हैं जैसे ग्लास का सिल्क के साथ किया, प्लास्टिक का वूल के साथ किया, तो हर एक कंडीशन में क्या होता है कि एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, हीट एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से निकलकर दूसरे सब्सटेंस में चले जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन कम बाइंडिंग एनर्जी के साथ हैं, कम बंधे हुए हैं, तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम रहती है उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में चले जाते हैं। ओके, तो विद फ्रिक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस नेट चार्ज इज डेवलप्ड इन द बॉडीज। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, नेगेटिव चार्ज निकल के गया है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वहां पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, इस टाइप से नेट चार्ज क्या हो जाता है, दोनों बॉडी पर डेवलप हो जाता है। अब ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कभी भी प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो हेवी हैं, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स हेवी है। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए इससे आगे की और कुछ टर्म्स हम क्लियर करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए, जो हमने पढ़ा था कि जब भी दो बॉडी को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसके कारण वो दूसरी लाइट बॉडीज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, अब हम इस थ्योरी से हम इसको क्लियर करते हैं। तो मैंने बताया था कि हमारे पास एक ग्लास की रोड है, ये ग्लास की रोड है, और ये हमारे पास एक सिल्क है। तो कोई सा भी सिल्क का कपड़ा ले लिया है। ओके, ये ग्लास है और ये क्या है, सिल्क है। जब दोनों अलग अलग थे तो हम देख रहे थे ना तो ग्लास रॉड पेपर को अट्रैक्ट कर रही थी, ना ही सिल्क जो है पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसका रीजन क्या था, तो ग्लास का एक सिंगल एटम में ले रहा हूं। ओके, ऐसे कैसे सिल्क का भी सिंगल एटम हम लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मिलियन मिलियन एटम्स रहते हैं, बट एक एटम से हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कंसिडर कर लो कि 4 प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, स्टार्ट में पॉजिटिव चार्ज 2, नेगेटिव चार्ज 2, नेट चार्ज 0। स्टार्ट में सिल्क में पॉजिटिव चार्ज 4, नेगेटिव चार्ज 4, नेट चार्ज 0। नेट चार्ज 0 है तो ना तो इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक है, ना तो ये चार्ज है, ना ही ये चार्ज है। दोनों इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अब कंसिडर कीजिए ग्लास और सिल्क को हमने रब किया। ओके, अब जैसे हम रब करते हैं तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिट्रॉन से प्लस चार्ज से कम एनर्जी के साथ बाइंडेड हैं। तो क्या होता है कि ये इससे बाइंडेड है, ये भी इस टाइप से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे से क्या है, बाइंडेड है, बंधे हुए हैं एनर्जी के साथ में। बट जब हम रब करते हैं तो जो थर्मल एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स जो ग्लास के हैं वो कम एनर्जी से बंधे हुए होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाते हैं।
सिल्क के जो इलेक्ट्रॉन हैं इस न्यूक्लियस से ज्यादा एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जाते हैं और ये ग्लास के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। तो देखिए क्या चेंजेस आता है, क्या चेंजेस आता है। तो इसके कंसिडर करके 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए हैं। अब देखिए बाद में क्या होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस और इसके पास में ये ऑर्बिट। इस सिल्क में क्या होगा कि ये इसका न्यूक्लियस और इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, इसमें 4 प्रोटॉन्स। अब इसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं। अब देखिए बाद में क्या चेंजेस आया, पॉजिट्रॉन कितने हैं +2, इसमें पॉजिट्रॉन कितने हैं +4, इलेक्ट्रॉन्स पहले थे -2, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, और यहां पर पहले थे -4, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो नेट कितना हो गया -2, और इस पर नेट क्या हो गया है +2। मतलब कि ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गया है। क्लियर है, किस पे रब करने के बाद में तो हम कहते हैं अब ये बॉडी क्या हो गई, ये चार्ज हो गई है, ग्लास भी चार्ज हो गया और सिल्क भी चार्ज हो गया है। अब ये तो एक एटम की बात हो गई, इससे बहुत सारे एटम्स रहते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें निकल के चले जाते हैं, इसलिए ग्लास पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सिल्क पूरा क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो इतनी बात क्लियर है। अब मैंने कहा जब ग्लास की रोड को हम पेपर के पीस के पास में लेके जाते हैं, तो पेपर के पीस को ये ग्लास रोड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। किससे अट्रैक्ट करती है उसको भी क्लियर कीजिए। तो ग्लास की रोड के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस प्लस प्लस। अब छोटे छोटे हम पेपर के पीस के पास में लेके जाते हैं, ठीक है, ये पेपर के पीस के पास में लेके गए, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पेपर का हमने पीस लिया, एक ये पेपर का पीस लिया। अब पेपर भी किससे बना हुआ है, एटम से ही मिलके बना होता है, तो एटम में इसमें भी क्या होगा, ये प्लस रहेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या होगा कि ये जो प्लस है, जो हमारे स्केल के प्लस हैं, ग्लास के प्लस हैं, ये बहुत ज्यादा है, पेपर बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। किसके किसके बीच में, इस ग्लास रॉड और इस पेपर के बीच में। इस ग्लास के बहुत सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, पेपर के नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो पेपर के पीस हैं ये इस पे आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसे कैसे किसके साथ होता है, सिल्क के साथ भी होता है। क्लियर है। तो ये था पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, और कैसे कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, उसके बाद में कोई बॉडी जब चार्ज हो जाती है तो कैसे किसी लाइट ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करती है, ये हमने बातें इसमें क्लियर की है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और चार्ज के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इसको हम क्लियर करते हैं। फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूं, एक ग्लास की रॉड ली है और एक सिल्क लिया है। ग्लास के जो एटम है उसका सेंटर न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कैसे ही सिल्क का जो न्यूक्लियस है उसका जो एटम है उसका न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। नेट चार्ज ग्लास का भी 0, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सिल्क का भी नेट चार्ज 0, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कुछ मास होता है। कितना मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ओके, और इस पर चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके,
अब क्या होता है कि जैसे ही हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस ग्लास से निकलकर, जब इसे रब करते रहते हैं तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किस में चले जाते हैं, सिल्क में चले जाते हैं। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का मास था, 4 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो इसके पास पहले कितने थे, पहले 5 थे, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स का मास था, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब क्या हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले गए। अब इसमें कितना मास बचा है, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा चले गए तो इसमें कितना मास हो गया, 7 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इसका मीनिंग क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मास को भी लेके जाएगा और चार्ज को भी लेके जाएगा। बिना मीटर के, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास है तो उस पर चार्ज भी है, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मीन्स वो उसके साथ होती ही है, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते, ना तो चार्ज को अलग किया जा सकता है, ना ही मास को अलग किया जा सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जहां पर भी जाएगा उसके साथ चार्ज भी जाएगा और मास भी जाएगा। ओके, तो अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ग्लास पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट मास का क्या हुआ, देखिए मास का, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो अपना मास भी साथ में लेके गए हैं, इसलिए पॉजिटिव वाली जो चार्ज बॉडी है उसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा। और जो नेगेटिव वाली चार्ज बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं एक्स्ट्रा, उसमें मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि पॉजिटिव वाली चार्ज बॉडी जो रहती है उसका मास कम होता है, किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव वाली चार्ज बॉडी के कंपैरिजन में। ओके, तो ये रिलेशन है मास और चार्ज में कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास और चार्ज दोनों को लेके जाएगा। जिसमें से जाएगा उसमें मास की भी कमी होगी, चार्ज की भी कमी होगी। कौन से चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और मास तो कम हो ही जाएगा। और जिसमें जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, इसलिए वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और मास उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये एक रिलेशन है छोटा सा मास और चार्ज के बीच में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास नेगेटिवली चार्ज बॉडी कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा, तो आंसर क्या रहेगा, कम होगा। ओके, थैंक यू।